नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केबीएस स्पेशल एजुकेटर पीआरटी टियर 2 एग्ज़ाम का पेपर अब सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट किया होगा। साथियों, मुझे इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर प्राप्त हुआ है जिसमें कई महत्वपूर्ण एमसीक्यू मतलब जो एमसीक्यू का पोर्शन है। अ, इस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों के आंसर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी पीपीटी के माध्यम से, ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकें और ये समझ सकें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इस सेशन में एग्जाम में पूछे गए रियल एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन, सही आंसर और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, यानी कि आपको सेल्फ इवेल्युएशन का प्रॉपर मौका मिलेगा। साथ ही आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैंने एग्जाम से पहले आपके लिए कई लेक्चर और प्रैक्टिस वीडियोस अपलोड किए थे, खासतौर पर केबीएस स्पेशल एजुकेटर पीआरटी टियर 2 की प्रिपरेशन के लिए बनाए गए थे। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या मेरी लेक्चर और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल और इफेक्टिव रही, या पेपर में आपको उन टॉपिक्स से क्वेश्चन मिले जो हमने वीडियो में पढ़े थे। ठीक है, और आगे किस प्रकार के वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव रही है तो आप आने वाले स्पेशल एजुकेशन के जो भी एग्ज़ाम होंगे उसके लिए आप दूसरों को सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारा जो आज का ये आपकी आंसर की मेरे पास सामने है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन कहता है स्क्रीनिंग हेल्प्स इन डॉट 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 वाइल असेसमेंट हेल्प इन डिटरमाइनिंग डॉट डॉट डॉट, यानी कि हिंदी में बात करें तो दिव्यांगता की जांच डॉट 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 में सहायता करती है, जबकि मूल्यांकन डॉट 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 में सहायता करता है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है पहला रोकथाम करने, निदान। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जोखिम संकेतों की पहचान करने और समर्थन की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने। तीसरा ऑप्शन है दिव्यांगता से बचने और प्रमाणन से। ठीक है, चौथा ऑप्शन है बधिरता हटाने और मनोचिकित्सा प्रदान करने से। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दिव्यांगता की जांच जोखिम संकेतों की पहचान करने, ठीक है, में सहायता करती है, जबकि मूल्यांकन समर्थन की प्रकृति और सीमा निर्धारित करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है ये पहचानना है कि किन बच्चों में विकास संबंधी देरी या दिव्यांगता के जोखिम संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन पर है। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि which of the following is typically classified under developmental disabilities। ठीक है, हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विकासात्मक अक्षमता के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, अब आपके पास आंसर है पहला दृष्टि बाधिता, दूसरा है श्रवण बाधिता और तीसरा है अस्थि बाधिता। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वलिनता क्रम, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, सेकंड आंसर जो है इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। क्यों, क्योंकि दृष्टि बाधिता जो है ये एक तरीके का सेंसरी इंपेयरमेंट है। हियरिंग इंपेयरमेंट जो है ये भी एक तरीके का सेंसरी इंपेयरमेंट है। ठीक है, एएसडी जो है वो किससे संबंधित है, वो अस्थि बाधिता से, सॉरी, ये 4 ऑप्शन जो है आपका ये किससे संबंधित है, फिजिकल डिसेबिलिटी से संबंधित है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज में कौन सा आया, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि यूएनसीआरपीडी प्रमोट्स। आपके पास ऑप्शन है पहला सेग्रेटेड स्कूलिंग, यानी कि पृथक स्कूली शिक्षा। दूसरा ऑप्शन है इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, और हिंदी में कानून के समक्ष समान मान्यता। तीसरा ऑप्शन जो है आपका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यानी कि संस्थागतकरण। और चौथा ऑप्शन है जो चैरिटी बेस्ड वेलफेयर, यानी कि परोपकार आधारित कल्याण। तो आप सबको पता है जो यूएनसीआरपीडी है उसी के आधार पर जो आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है वो बनाया गया है ना। तो
ये क्या है जो यूएनसीआरपीडी है, एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि है जिसका उद्देश्य क्या है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों और गरिमा की रक्षा करना। ये जो चैरिटी मॉडल है उसके बजाय किस पर फोकस करता है, अधिकार आधारित मॉडल पर जोर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर सेग्रेशन तो हो नहीं सकता, ये अलग करने की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो कानून के समक्ष सामान्य मान्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, तो क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, असर्शन जो है, अर्ली इंटरवेंशन इज मोर इफेक्टिव व्हेन इनिशिएटेड ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, इसका रीजन जो क्या है वो क्या कहता है, न्यूरल प्लास्टिसिटी इज हायर ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंटल ईयर। ठीक है, आपके पास ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं कथन इसका, प्रारंभिक हस्तक्षेप तब अधिक प्रभावी होता है जब इसे बचपन की शुरुआती दौर में शुरू किया जाता है। ठीक है, कारण जो है प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान तंत्रिका संबंधी लचीलापन जो है अधिक होता है। ठीक है, अब आपका सही विकल्प क्या है, तो देख लेते हैं। आपका सही विकल्प जो है वो ए है। क्यों है, देखिए इस अगर हम यहाँ पर ए ले रहे हैं तो अगर हम देखिए कथन क्या कह रहा है कि प्रारंभिक हस्तक्षेप तब अधिक प्रभावी होता है जब इसे बचपन की शुरुआती दौर में शुरू किया जाए। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। विशेष शिक्षा में ये माना जाता है कि जितनी जल्दी उतना बेहतर। ठीक है, यदि किसी बच्चे की विकासात्मक देरी या दिव्यांगता की पहचान जन्म के तुरंत बाद या शुरुआती वर्षों में मतलब 0 to 6 ईयर में हो जाती है तो उसे सही सहायता मिले तो उसके सुधार की संभावना अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, कारण की बात करें तो प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान जो तंत्रिका संबंधी लचीलापन जो है वो अधिक होता है। ये कारण भी मनोवैज्ञानिक रूप से सही है। ठीक है, न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, इसका अर्थ है कि मस्तिष्क की वो क्षमता जिसके द्वारा वो नए अनुभव सीखने पर अपने न्यूरॉन्स यानी जो ब्रेन सेल्स होते हैं इसके बीच नए संबंध बना लेता है। छोटे बच्चों का दिमाग एक स्पंज की तरह होता है जो बहुत जल्दी नई चीजें सीखता और ढल जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो कथन है वो देख लेते हैं 5 नंबर का, दिव्यांगता का परोपकार मॉडल निर्भरता को सुदृढ़ करता है। ठीक है, दिव्यांगता का परोपकार मॉडल निर्भरता को सुदृढ़ करता है। ठीक है, कारण क्या है, परोपकार मॉडल दिव्यांग व्यक्तियों को देखभाल और दया के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में देखता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सही उत्तर होगा इसका ए। ठीक है, क्यों होगा तो देख लेते हैं। देखिए कथन जो है ए सही है, परोपकार मॉडल जो है चैरिटी यानी कि परोपकार मॉडल जो है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चैरिटी मॉडल बोलते हैं। दिव्यांगता को एक त्रासदी या बेचारगी के रूप में देखता है कि हाय बेचारा, ऐसी वाली फीलिंग। इसमें दिव्यांगों के को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उन पर दया की, सॉरी तो मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इस वजह से अगर रिकॉर्डिंग में कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए मुझे माफ करे। ठीक है, कोशिश करूंगी फिर भी मैं आपका पेपर अच्छे से क्लियर वो एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, तो हाँ, दिव्यांगता को एक त्रासदी या बेचारगी के रूप में देखता है। इसमें दिव्यांगों को आत्मनिर्भर निर्भर बनाने के बजाय उन पर दया की जाती है जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भर रहने की भावना और ज्यादा मतलब डिपेंडेंसी जो होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कारण जो है वो भी सही है। इस मॉडल में दिव्यांग व्यक्तियों को एक सक्रिय नागरिक के बजाय केवल दान या सहायता प्राप्त करने वाला यानी कि पैसिव रिसेप्शन माना जाता है, जबकि समाज उन्हें केवल मदद की जरूरत वाले व्यक्ति के रूप में देखता है तो उनके अधिकारों और क्षमताओं की अनदेखी होती है। ठीक है, क्योंकि ये मॉडल जो है उन्हें निष्क्रिय प्राप्तकर्ता मानता है, इसलिए इसमें ए जो है आर जो है, इसलिए आर इसमें ये निर्भरता को बढ़ावा देता है और ए जो है उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, वो क्या कह रहा है, अ कैरिकुलम बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्टिविस्ट प्रिंसिपल वुड एम्फेसिस। ठीक है, अब आपके पास पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज यानी कि प्रमाणिक ज्ञान का स्मरण। दूसरा है एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा सक्रिय अर्थ निर्माण। तीसरा जो है टीचर डोमिनेटेड लेक्चर यानी कि शिक्षक प्रधान व्याख्यान।
और चौथा जो है स्टैंडर्डाइज्ड रिस्पॉन्स यानी कि मानकीकृत प्रतिक्रियाएं। ठीक है, चलिए अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो आप सबने पढ़ा है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, ठीक है, यानी कि रचनावाद जो है, ये सिद्धांत क्या मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, ये वह केवल सूचनाओं को रटते नहीं है, बल्कि अपने जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं उसके आधार पर चीजों को समझते हैं। सक्रिय अर्थ निर्माण मतलब क्या होता है, इसमें शिक्षक केवल एक फैसिलिटेटर होता है, छात्र खुद प्रयोग और चर्चाओं और गतिविधियों के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्चुअल नॉलेज है, उसका मतलब क्या होता है, ये पारंपरिक शिक्षा का मतलब जो हमेशा से ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है, ठीक है, ये रचनावाद नहीं हो सकता है। टीचर डोमिनेटेड मतलब रचनावाद हमेशा किस पर फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड पर। ठीक है, किस पर फोकस करता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। और स्टैंडर्डाइज्ड जो होता है रचनावाद विविधता का सम्मान करता है, इसमें हर बच्चे का उत्तर या समझने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो क्या होता है, हमेशा एक जैसा होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, दूसरा होगा, शिक्षार्थी द्वारा सक्रिय अर्थ निर्माण यानी कि एक्टिव मीनिंग मेकिंग बाय लर्नर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सेशन जो है, वंस minimum safety norms are met, physical and digital infrastructure has no influence on a student's learning outcome। इसका रीजन जो है वो क्या कह रहा है कि लर्निंग आउटकम्स आर शेप्ड ओनली बाय करिकुलम क्वालिटी rather than the physical environment। ठीक है, हिंदी में समझ लेते हैं इसको। कथन ए जो है वो क्या कह रहा है कि न्यूनतम सुरक्षा मानदंडों को पूरा करने के बाद भौतिक अवसंरचना और डिजिटल बुनियादी ढांचे का विद्यार्थी के सीखने के परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, और इसका जो कारण है वो क्या कह रहा है कि सीखने के परिणाम भौतिक वातावरण के बजाय केवल पाठचर्या की गुणवत्ता से ही निर्धारित होते हैं। ठीक है, देखिए इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोनों इसका जो आंसर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, दोनों गलत हैं। 4 ऑप्शन जो है वो क्या है, दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं वो समझ लेते हैं। तो जो इसका जो तर्क है, ये कहना है कि सुरक्षा नियमों के बाद बुनियादी ढांचा पर पढ़ाई, मतलब जो बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर पढ़ाई का कोई असर नहीं पड़ता। ये पूरी तरीके से गलत है। अगर हम रियलिटी देखें तो मान लीजिए एक स्कूल सुरक्षित है, लेकिन वहां ना तो बैठने की सही जगह है, ना रोशनी है, और ना ही लैब या इंटरनेट है, यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी नहीं है। क्या बच्चा वहां उतने अच्छे से सीख पाएगा जितना एक आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल में? बिल्कुल नहीं, है ना। बुनियादी ढांचा सीखने के अनुभव को समृद्ध और प्रभावी बनाता है, खासकर विशेष शिक्षा में जहां सहायक उपकरण यानी कि असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत होती है। और इसका जो कारण है यानी कि आर जो है वो क्यों गलत है, ये देख लेते हैं। ये कहना कि सीखने के परिणाम केवल पाठचर्या पर निर्भर करते हैं, ये एक मतलब संकीर्ण सोच को दर्शाता है। जबकि वास्तविकता क्या है, सीखने के परिणाम कई कारणों का मिश्रण होते हैं। ठीक है, जिनमें कैरिकुलम शामिल होती है, टीचर क्वालिटी शामिल होता है, ठीक है, और फिजिकल इन्वायरमेंट शामिल होता है। ठीक है, जैसे शोर मुक्त कमरा, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ठीक है, और सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि भी मतलब सही होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 4 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरसुन जो है, डेवलपमेंटल डिले में इन्फ्लुएंस क्लासरूम बिहेवियर बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कैन रिजल्ट फ्रॉम अनमेट लर्निंग नीड्स। इसका जो रीजन है वो क्या कहता है कि आई स्टूडेंट विद डिस्ग्राफिया स्ट्रगल विद रीडिंग फ्लुएंसी। हिंदी देख लेते हैं इसकी। विकासात्मक विलंब कक्षा व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सीखने की अधूरी जरूरतों के परिणाम स्वरूप कुंठा हो सकती है। ठीक है, इसका जो कथन है ये क्या कहता है कि विकासात्मक विलंब कक्षा व्यवहार के को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि सीखने की अधूरी जरूरतों के परिणाम स्वरूप कुंठा हो सकती है। रीजन जो है वो क्या कहता है कि विद्यार्थी जिससे लेखन वैकल्य को धारा प्रवाह पढ़ने में समस्या होती है। ठीक है, चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिए, ए सही है लेकिन आर गलत है।
ठीक है। ए जो है इसका कथन जो है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है आपका क्या है, ए सही है लेकिन आर गलत है। देखिए, जब किसी बच्चे में विकासात्मक विलंब यानी कि डेवलपमेंटल डिले होता है, तो वो अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में सीखने या कम्युनिकेशन करने में पीछे रह सकता है। इसका प्रभाव क्या होता है, यदि कक्षा में उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं यानी लर्निंग नीड को पूरा नहीं किया जाए, तो बच्चा अक्सर फ्रस्ट्रेशन यानी कुंठा महसूस करने लगता है, ठीक है। और ये इसका रिजल्ट क्या होता है, ये कुंठा जो होता है अक्सर कक्षा व्यवहार में मतलब क्लासरूम बिहेवियर में बदलाव के रूप में दिखती है, जैसे कि गुस्सा आना, ध्यान ना देना, खुद को अलग कर लेना। तो इसीलिए जो कथन ए है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार, अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आर गलत है। अब क्यों गलत है तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ लेखन जो वैकल्य है, लेखन वैकल्य का मतलब क्या है, डिस्ग्राफिया, ये लिखने से संबंधित अक्षमता है, ठीक है। ग्राफ इज इक्वल टू लिखना, इसमें बच्चे को अक्षरों के आकार, बने, वर्तनी और हाथ आंख के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। किसमें प्रॉब्लम होती है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जो अक्षर होते हैं उनकी साइज और शेप में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको समझने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो इसमें जो ए है वो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सजेशन जो है, न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन प्रोग्रेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड हायरार्किकल मैनर। और रीजन आर जो है वो क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट फॉलो अ सेफालोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल पैटर्न। अब आपका जो क्वेश्चन है हिंदी में देख लेते हैं। कथन ये कह रहा है कि तंत्रिका संबंधी परिपक्वता संगठित पदानुक्रमित तरीके से आगे बढ़ती है। कारण है विकास शीर्षगामी और समीप दूरभिमुख पैटर्न के अनुसार होता है, ठीक है। अब इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है, यानी कि ए सही है, ठीक है। क्यों, ये देख लेते हैं। तो जो कथन है वो क्या कहता है कि तंत्रिका संबंधी परिपक्वता यानी कि न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन एक संगठित पदानुक्रमित यानी कि हायरार्किकल तरीके से आगे बढ़ती है। ये कथन सही है। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है एक निश्चित क्रम में विकसित होता है, ठीक है। जो हमारा न्यूरोलॉजिकल मैच्योरेशन है वो एक निश्चित क्रम में विकसित होता है। सबसे पहले मस्तिष्क के निचले हिस्से जैसे ब्रेन स्टेम जो सांस लेने और धड़कन जैसी बुनियादी क्रियाओं को कंट्रोल करता है, ठीक है, वो पहले मेच्योर होते हैं। उसके बाद ऊपरी हिस्से जैसे सेरेब्रल है, कॉर्टेक्स है, जो सोचने और तर्क करने के लिए जिम्मेदार है, उसका विकास होता है। इसे ही क्या बोलते हैं, हायरार्की कहते हैं, ठीक है। आर जो है वो क्या कहते हैं कि विकास शीर्षगामी यानी कि सेफालोकार्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि समीप दूराभिमुख पैटर्न के अनुसार होता है। ये कारण भी सही है और ए में बताए गए संगठित तरीके को स्पष्ट करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर बेस्ट अंडरस्टूड एज, ठीक है। अब आपके पास आपका ऑप्शन है रिगिड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। विकासात्मक इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्योंकि पेपर आया है और उसका स्क्रीनशॉट हमने स्लाइड में डाला हुआ है, तो वो सही से शायद फोटो क्लिक नहीं हुई, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। विकासात्मक प्रतिमान को किस तरह समझा जाना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पहला, विकास के कठोर संकेतक के रूप में। दूसरा ऑप्शन है विकास के संभाव्य तावादी संकेत के रूप में। तीसरा ऑप्शन है विकास के सार्वभौमिक संकेतक के रूप में। और चौथा है विकास के नियतात्मक प्रतिमान के रूप में। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है टू, ठीक है, विकास के संभाव्यतावादी संकेतक के रूप में, ठीक है। यानी कि जो विकासात्मक प्रतिमान है यानी कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, बच्चों के विकास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। इन्हें समझने का सही तरीका क्या है, तो अगर हम संभाव्यतावादी देखें तो क्यों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ना हर बच्चे में, हर बच्चा अनोखा होता है, उसके जो विकास की गति होती है वो अलग होती है। कोई बच्चा 10 महीने में चलना शुरू करता है तो कोई 14 महीने में, है ना। संभावना का क्षेत्र जो है रेंज ऑफ
प्रोबेबिलिटी मील के पत्थर का नहीं बताते इस दिन ये होना ही चाहिए, बल्कि वो क्या बताते हैं कि एक समय या संभावना बताते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम बताते हैं। अधिकांश बच्चे इस उम्र तक ये कौशल सीख लेंगे। ठीक है, जैसे किसी के जो दांत होते हैं 6 मंथ में आ जाते हैं, किसी के टाइम लगते हैं, कोई बैठना 6 मंथ में शुरू करता है, किसी को टाइम लगता है ना, तो इसलिए सॉरी, यदि हम इन्हें कठोर मान लेंगे तो थोड़े से भी अंतर, हम मतलब अंतर पर हम गलत तरीके से बच्चे को दिव्यांग या पिछड़ा मान सकते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आंसर देख लेते, क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर है 11 नंबर का। ये क्या कहता है कि a disability that originates before age 18 and affect adaptive functioning is typically classified। इसकी हिंदी में आंसर, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होने वाली और अनुकूलन क्षमता को प्रभावित करने वाली दिव्यांगता को आमतौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, पहला जो है ऑप्शन फॉर्मल इगोसेंट्रिज्म यानी कि औपचारिक आत्म केंद्रितता। दूसरा जो है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी यानी कि विकासात्मक दिव्यांगता। तीसरा जो है टेम्परेरी इम्पेयरमेंट यानी कि अस्थायी अक्षमता। चौथा जो है एज रिलेटेड डिक्लाइन यानी कि उम्र से संबंधित अवनति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 यानी कि विकासात्मक दिव्यांगता। ठीक है, क्या है? विकासात्मक दिव्यांगता। देखिए क्यों है परिभाषा, इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो विकासात्मक दिव्यांगता जो है उन स्थितियों का समूह है जो शारीरिक सीखने या भाषा या व्यवहार के क्षेत्रों में दोष के कारण होती है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कब होती है? 18 वर्ष की आयु से पहले, यानी कि विकासात्मक अवधि के दौरान होती है। ये व्यक्ति की अनुकूलन क्षमता यानी कि एडॉप्टिव फंक्शनिंग को प्रभावित करती है, जैसे कि खुद की देखभाल करना, कम्युनिकेशन करना और सामाजिक कौशल। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, ऑटिज्म हो सकता है, सेरेब्रल पैल्सी हो सकती है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इज प्राइमरली एम्फेसिस। हिंदी में बात करें तो संयुक्त दिव्यांगता दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्नलिखित पर जोर देता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। पहला, सेपरेट पॉलिसीज फॉर ईच डिसेबिलिटी यानी कि प्रत्येक दिव्यांगता के लिए अलग अलग नीतियां। दूसरा जो है डायग्नोसिस बेस्ड सेग्रेशन यानी कि निदान आधारित पृथक्करण। तीसरा जो है कॉमन फिलोसफी अबाउट सपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांगताओं के लिए सहायक तंत्र का समान दर्शन शास्त्र। और चौथा जो ऑप्शन है वो है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि संस्थागत नियुक्ति। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? दिव्यांगताओं के लिए सहायक तंत्र का समान दर्शन शास्त्र, कॉमन फिलोसफी अबाउट सपोर्ट मैकेनिज्म अक्रॉस डिसेबिलिटीज। यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? थर्ड। ठीक है, देखिए क्रॉस डिसेबिलिटी दृष्टिकोण क्या है? पहले तो हम ये समझें, ये दृष्टिकोण जो है विभिन्न प्रकार के दिव्यांगताओं जैसे दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, शारीरिक दिव्यांगता को अलग अलग श्रेणियों में बांटने के बजाय उनकी साझा जरूरतों और बाधाओं पर ध्यान देता है। ठीक है, और मुख्य दर्शन जो होता है ये मानता है कि दिव्यांगता के प्रकार चाहे अलग हों लेकिन समाज में भागीदारी के लिए आवश्यक तंत्र जैसे बाधा मुक्त वातावरण, समान अवसर और अधिकार आधारित नीतियों का आधार एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तेरा, ये कह रहा है विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी इन एजुकेशन। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या कहता है कि चलिए हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा में दिव्यांगता की समकालीन समझ को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ठीक है, पहला जो आंसर है वो क्या कहता है? पहला जो ऑप्शन है, सॉरी, वो क्या कहता है? पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है? दिव्यांगता एक व्यक्तिगत कमी है जिसका प्रबंधन अलग से करना सबसे अच्छा है। दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या कहता है? दिव्यांगता केवल एक चिकित्सीय स्थिति है।
तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, दिव्यांगता व्यक्तिगत विशेषताओं और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। और चौथा जो है वो क्या कहता है, परामर्श माध्यम से हर प्रकार की दिव्यांगता को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है। अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 3 है। ठीक है, यानी दिव्यांगता व्यक्तिगत विशेषताओं और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम है। ठीक है, राइट आंसर ये है। देखिए, अगर हम यहाँ पर ये जो प्रश्न है दिव्यांगता के सामाजिक मॉडल पर आधारित है, जो आज की शिक्षा प्रणाली विशेषकर समावेशी शिक्षा का आधार है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंफ्रास्ट्रक्चरल फीचर मोस्ट डायरेक्टली फैसिलिटेट कोलैबोरेटिव लर्निंग। आपका हिंदी में देख लेते हैं, कौन सी असंरचनात्मक विशेषता सहयोगात्मक शिक्षण को सबसे प्रत्यक्ष रूप से सुसज्जित करती है। आपका ऑप्शन है पहला इंडिविजुअल डेस्क फिक्स्ड इन रो, दूसरा जो है यानी कि पंक्तियों में स्थापित व्यक्तिगत डेस्क, दूसरा जो है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम लेआउट यानी शिक्षक केंद्रित कक्षा ढांचा, तीसरा जो है फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, यानी कि बैठने की लचीली व्यवस्था, और चौथा जो है सर्विलेंस ओरिएंटेड क्लासरूम डिजाइन यानी कि निगरानी उन्मुख कक्षा डिजाइन प्रारूप। चलिए फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है 14 नंबर का वो कौन सा है, 3 है, यानी कि बैठने की लचीली व्यवस्था। ठीक है, अब लचीले यानी कि फ्लेक्सिबल सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग में यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण में छात्र समूहों में काम करते हैं। ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन करते हैं और मिलकर किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो ऐसी गतिविधियों के लिए जो क्लासरूम का फिजिकल इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समूह बनाना, देखिए लचीले फर्नीचर जैसे पहिया वाली मेज, हल्की कुर्सियां, ठीक है, मतलब आसानी से बच्चे उसमें मूवमेंट कर पाए, आसानी से हिलाकर तुरंत छोटे बड़े समूह में जा सकें। ठीक है, आमने सामने अगर यहाँ पर ठीक है, मतलब आमने सामने बैठकर कम्युनिकेशन कर पाए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है 15 नंबर का सवाल आपके सामने है, जो क्या कह रहा है, टू फैसिलिटेट डीपर एंड लॉन्ग लास्टिंग अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट अ टीचर शुड। अब आपके पास ऑप्शन है, फोकस प्राइमरीली ऑन मेमोराइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणाओं को याद करने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करें। दूसरा ऑप्शन जो है, रिले मेनली ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मेथड यानी कि मुख्य रूप से प्रत्यक्ष शिक्षण विधियों पर निर्भर रहे। तीसरा जो ऑप्शन है, करके सीखने के लिए सामग्री और अवसर प्रदान करें यानी कि प्रोवाइड मटेरियल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग बाय डूइंग। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है, डिलीवर वर्बल प्रेजेंटेशन एंड डिस्करेज क्वेश्चनिंग यानी कि मौखिक प्रस्तुति दें और प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करें। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो राइट आंसर क्या है इसका, 3, यानी कि करके सीखने के लिए सामग्री और अवसर प्रदान करें। लर्निंग बाय डूइंग को प्रमोट किया गया। कंस्ट्रक्टिविज्म किस पर फोकस करता है, लर्निंग बाय डूइंग पर। ठीक है, यानी कि ये जो प्रश्न है प्रोग्रेसिव एजुकेशन और रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म के मूल्य सिद्धांत पर आधारित है। गहन और दीर्घकालिक समझ का सीधा संबंध छात्र की सक्रियता से होता है, और छात्र सक्रिय कब होता है, जब वो लर्निंग बाय डूइंग करता है यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग उसकी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन जो है वो क्या कह रहा है, स्क्रीनिंग टूल्स अलोन आर सफिशिएंट फॉर डायग्नोसिस। दूसरा ऑप्शन जो है, स्क्रीनिंग आइडेंटिफाइज चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू लेवल देम प्रॉपरली, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हिंदी में देख लेते हैं। कथन जो है, निदान के लिए केवल पहचान स्क्रीनिंग उपकरण ही पर्याप्त है। दूसरा जो ऑप्शन है, स्क्रीनिंग बच्चों को सही तरीके से नामीकरण करने हेतु पहचान करता है। अब आप सबने पढ़ा है कि जो स्क्रीनिंग होती है वो उसमें क्या होता है और डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है। तो मुझे फटाफट इसका आंसर भी बता सकते हैं। वैसे जिसने भी लगाया है ये जिसका भी पेपर है उसने सही किया है इसका आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर है, चलिए देख लेते हैं।
तो इसका आंसर 4 है, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? स्क्रीनिंग और निदान दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है, सिर्फ उसमें ये पता लगता है कि समस्या क्या है, समस्या किस प्रकार की है, उसका लेवल क्या है, ये नहीं पता चलता है। ये कब पता चलता है? ये पता चलता है जब उसका निदान हो जाता है। ठीक है, डायग्नोसिस के बाद पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि in early historical periods disability was often interpreted through। अब आपके पास ऑप्शन है, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास के शुरुआती काल में दिव्यांगता को अक्सर कैसे समझा जाता था? ठीक है, तो देख लेते हैं। आपके पास ऑप्शन है, पहला एक अधिकार आधारित ढांचे के अनुसार, दूसरा ऑप्शन यानी कि राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क, दूसरा जो है नैतिक और धार्मिक व्याख्या के अनुसार यानी कि मोरल एंड रिलीजियस एक्सप्लेनेशन, तीसरा ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार, और चौथा है सामाजिक न्याय के अनुसार यानी कि सोशल जस्टिस एंड डिस्कोर्स। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है 2, यानी कि नैतिक और धार्मिक व्याख्या के अनुसार। देखिए, ये प्रश्न जो है दिव्यांगता के इतिहास और उसके बदलते मॉडलों, जो मॉडल है उन पर आधारित है। तो समय के साथ समाज का दिव्यांगता को देखने का नजरिया जो है वो बदला है। ठीक है, तो मोरल एंड रिलीजियस मॉडल, ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो इतिहास के शुरुआती काल में यानी कि प्राचीन और मध्यकाल में दिव्यांगता को अक्सर विज्ञान के बजाय धर्म और नैतिकता से जोड़कर रखा जाता था। मतलब उस समय दिव्यांगता को अक्सर पिछले जन्मों के पापों का फल, या फिर भगवान ने कोई दंड दिया है, या बुरी आत्माओं का साया है, ये माना जाता था। कभी कभी इसे परिवार के लिए एक धार्मिक परीक्षा के रूप में भी देखा जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है? ये कह रहा है कि according to contemporary perspective disability emerges from the interaction between, ठीक है, डॉट 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 एंड डॉट डॉट डॉट। चलिए देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सबसे पहले हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। समकालीन दृष्टिकोणों के अनुसार दिव्यांगता डॉट 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 और डॉट 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 के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आपके पास पहला ऑप्शन है बाधिता परोपकारित यानी कि इम्पेयरमेंट एंड चैरिटी, दूसरा जो है व्यक्तिगत स्थिति एंड पर्यावरणीय बाधाएं, दूसरा जो है निदान एंड पुनर्वास, तीसरा जो है गरीबी और बीमारी। तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि व्यक्तिगत कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव पे डिसेबिलिटी जो है, इसका जो ऑप्शन है 2 वो सही है, यानी कि व्यक्तिगत स्थिति और पर्यावरणीय बाधाएं। देखिए, समकालीन दृष्टिकोण जो है विशेष रूप से दिव्यांगता का जो सोशल मॉडल है, ठीक है, यानी कि आईसीएफ पढ़ा है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग मॉडल, ये मानता है कि दिव्यांगता कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, ये परस्पर इंटरेक्शन, इसमें जो परस्पर इंटरेक्शन दिया है, ये क्या है? दिव्यांगता तब उत्पन्न होती है जब निम्नलिखित दो चीजें आपस में टकराती हैं, यानी कि व्यक्तिगत स्थिति, ये व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, संवेदी या बौद्धिक स्थिति है। उदाहरण के लिए किसी का पैर ना होना, किसी को दिखाई नहीं देना, किसी को सुनाई नहीं देना। ठीक है, और पर्यावरणीय बाधाएं क्या हैं? ये समाज द्वारा बनाई गई हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, समकालिक दृष्टिकोणों के अनुसार दिव्यांगता व्यक्तिगत स्थिति है और पर्यावरणीय बाधाओं के बीच परस्पर क्रिया से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैचिंग ऑफ द मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी गिवन इन कॉलम ए विद द प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन कॉलम बी। ठीक है, मतलब हिंदी में देख लेते हैं। इस स्तंभ ए में दिए गए दिव्यांगता के मॉडल का स्तंभ बी में दिए गए सिद्धांत से मिलान का सही विकल्प चुने। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका जो आंसर है, आंसर से पहले हम यहाँ पर इसका मिलान कर लेते हैं कि कौन से का कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है चिकित्सा मॉडल, चिकित्सा मॉडल की बात करी गई है। तो यहाँ पर जो चिकित्सा मॉडल है वो क्या है? चिकित्सा मॉडल जो है, इसमें से आप व्यक्तिगत मतलब दिव्यांगता को एक व्यक्तिगत कमी के रूप में देखना।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, बी, ए का। ठीक है, ए का मतलब पहले का बी। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं, सामाजिक मॉडल जो है। तो सामाजिक मॉडल जो है वो क्या है, सोशल ऑपरेशन है। ठीक है, सोशल ऑपरेशन का मतलब क्या है, सामाजिक उत्पीड़न। ठीक है, यानी कि दूसरे का सी। ठीक है, अब तीसरे का देख लेते हैं, दान मॉडल जो है ये किसके लिए, वेलफेयर के लिए काम करता है ना, अ, कल्याण के लिए और संरक्षण के लिए काम करता है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डी। ठीक है, तीसरे का डी। और चौथे का जो है सीधी सी बात है, अधिकार आधारित मॉडल मॉडल जो है वो किसके लिए काम करता है, मानव अधिकार के लिए। ठीक है, तो ये दिव्यांग व्यक्तियों के मानव अधिकार के लिए। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है। देखिए, पहले का क्या है, पहले का बी किसी में दिख रहा है, दो में दिख रहा है, फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है। दूसरा मिला लेते हैं, दूसरे का कौन सा है, दूसरे का सी। अब दूसरे का सी देख लीजिए, दोनों में मिल रहा है, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा है, वन है, ए है। ठीक है, यानी कि हमारा जो सही विकल्प है वो पहला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखिए, चिकित्सा मॉडल जो है इसमें ध्यान इलाज पर होता है, उसमें व्यक्ति को रोगी के रूप में देखते हैं। सामाजिक मॉडल जो है ये कहता है कि यदि एक स्कूल में रैंप नहीं है तो वो समाज की विफलता है जो छात्र को उत्पीड़ित कर रही है। ठीक है, और चैरिटी मॉडल जो है वो क्या कह रहा है, ये पुराने समय का मॉडल है जहां दिव्यांगों को बेचारा मानकर केवल दान या भोजन देना ही लक्ष्य होता था। ठीक है, और चौथा जो है वो क्या कह रहा है, ये सबसे आधुनिक मॉडल है। ये कहता है कि दिव्यांग व्यक्तियों को समाज में शामिल करने का हक है, ये किसी का एहसान नहीं है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20, वो क्या कह रहा है, आई स्कूल एडमिट्स स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी बट डज नॉट मॉडिफाई द कैरिकुलम एंड असेसमेंट दिस रिफ्लेक्ट। हिंदी में देख लेते हैं, एक स्कूल दिव्यांग छात्रों को प्रवेश तो दे देता है लेकिन पाठ्यचर्या और मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं करता है, ये क्या प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, पहला समावेशी शिक्षा, दूसरा है समायोजन के बिना एकीकरण, तीसरा है संयुक्त दिव्यांगता की योजना, चौथा है सीखने का सार्वभौमिक अभिकल्प। चलिए देख लेते हैं फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। एक स्कूल दिव्यांग छात्रों को प्रवेश तो दे देता है लेकिन पाठ्यचर्या और मूल्यांकन में कोई बदलाव नहीं करता, ये क्या प्रतिबिंबित करता है, मतलब समायोजन के बिना एकीकरण। इसका जो ऑप्शन है, इंटीग्रेशन विदाउट एकोमोडेशन, टू ऑप्शन जो है वो सही है। क्यों सही है, तो वो देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जब हम दिव्यांग बच्चों को सामान्य स्कूल में लाते हैं ना, तो दो दो मुख्य स्थितियां होती है। एक तो इंटीग्रेशन जो है, इसमें बच्चे का सामान्य स्कूल और कक्षा में प्रवेश तो दे दिया जाता है, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा खुद स्कूल के मौजूदा ढांचा के अनुसार ढले, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से ढल जाए। यदि स्कूल में अपनी पाठ्यक्रम, मतलब जो कैरिकुलम है, पढ़ाने का तरीका या जो असेसमेंट में कोई बदलाव नहीं करता है, तो इसे क्या बोला जाता है, एकीकरण, इंटीग्रेटेड बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ बच्चा सिस्टम का हिस्सा तो है लेकिन सिस्टम उनके लिए नहीं बदलता। इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों नहीं है, क्योंकि इस इंक्लूसिव एजुकेशन में सिस्टम बच्चे के हिसाब से बदलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21, ये क्या कह रहा है, द सलामांका स्टेटमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फेसिस्ड डॉट 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 एजुकेशन एंड द प्रिंसिपल ऑफ, हिंदी में सलामांका घोषणा डॉट 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 शिक्षा और डॉट 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 के सिद्धांत पर जोर दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है, पहला विशेष पृथककरण, यानी कि स्पेशल सेग्रेशन, दूसरा जो है इंक्लूसिविटी, इक्विटी, और तीसरा है व्यवसायिक प्रमाणन, और चौथा जो है आवासीय सुरक्षा। तो ये किस पर फोकस करता है, दूसरा ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है समावेशी समता, यानी कि इंक्लूसिविटी इक्विटी। ठीक है, देखिए, सलामांका स्टेटमेंट जो है 1994 विशेष शिक्षा के इतिहास में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में इसको माना गया था। ठीक है, तो इसको जब, ये जो सलामांका घोषणा है ये क्या है, इसका आयोजन कब हुआ था, जून 1994 में स्पेन में के सलामांका शहर में यूनेस्को द्वारा एक विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था।
ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो CWSN है, इनकी शिक्षा के लिए वैश्विक नीतियां बनाना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्या कहता है? Parents of a child with hearing impairment actively participate in individualized education plan यानी कि IEP meeting this reflect। एक बच्चा जिसे श्रवण बाधित है के माता पिता व्यक्तिगत शिक्षा योजना यानी कि IEP की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये क्या दर्शाता है? ठीक, आपका पहला ऑप्शन है, चिकित्सा क्षेत्र का प्रभुत्व यानी कि मेडिकल डोमिनेंस। दूसरा ऑप्शन है अभिभावक विद्यालय साझेदारी यानी कि पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप। तीसरा ऑप्शन है सेग्रीगेशन और चौथा ऑप्शन है प्रशासनिक अनुपालन यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेंस। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 है। ठीक है, अभिभावक विद्यालय साझेदारी। क्यों है? देखिए, स्पेशल एजुकेशन के क्षेत्र में IEP जो है एक कानूनी और शैक्षिक दस्तावेज है। ठीक है, जिसे बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोलैबोरेटिव अप्रोच होता है। आधुनिक शिक्षा पद्धति कोलैबोरेटिव अप्रोच क्या है? जिसमें माता पिता और शिक्षक बच्चे के बेहतर भविष्य के बारे में मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से अच्छा कोई बच्चे को नहीं जानता। जब वो IEP में बैठक मतलब जब बैठक होती है तो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ताकि वो बच्चे की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है और घर का जो वातावरण है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैचिंग ऑफ द प्रोफेशनल गिवन इन कॉलम ए विद देयर रोल और सपोर्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम स्पेशलाइज्ड इन कॉलम बी। ठीक है, आपके पास अब चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं। स्तंभ ए में दिए गए पेशेवर व्यक्ति का स्तंभ बी में दी गई उनकी भूमिका या उससे अपेक्षित समर्थन के साथ सही मिलान का उपयुक्त विकल्प चुने। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन जो है वो क्या है? विशेष चलिए इसको मिला लेते हैं। तो विशेष शिक्षक का रोल क्या होता है? पाठचर्या अनुकूलन का। ठीक है, यानी कि कैरिकुलम एडॉप्टेशन का होता है। ठीक है, दूसरा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें दूसरे की, वाक चिकित्सक यानी कि स्पीच थेरेपिस्ट का, तो साइको एजुकेशनल असेसमेंट से होगा यानी कि मनोसामाजिक शैक्षिक मनोशैक्षिक मूल्यांकन हम बोल सकते हैं। और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, मोटर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होगा? मोटर स्किल्स डेवलपमेंट। अब बच्चा परामर्शदाता, तो इनका काम क्या होता है? मानसिक स्वास्थ्य सहायता। देखिए, फर्स्ट का जो है वो क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, फर्स्ट का बी हो जाएगा। सेकंड का क्या है? सॉरी, सेकंड का क्या है? सेकंड का सी है। ठीक है, थर्ड का क्या है? थर्ड का क्या है? तो थर्ड का हो गया डी, यानी कि फोर्थ का क्या हो जाएगा? तो फोर्थ का हो जाएगा ए। चलिए अब इसको मिला लेते हैं। 1 का बी, फोर्थ का ए, इसमें 2 ही पूछे गए। वन का बी, सेकंड का ए। ठीक है, तो आप फोर्थ ले सकते हैं। इसमें 2 ही ऑप्शन दिए हैं, 2 का देखना है। तो 2 का देखना है तो इसका जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है? 4 सही है। ठीक है, क्योंकि 4 का जो है, देखिए इसमें एक चीज और है, मनोशैक्षिक मूल्यांकन जो है वो क्यों है? तो मनोशैक्षिक मूल्यांकन जो है इसमें जुड़ सकता है जो संचार और भाषा कौशल है, उससे जोड़ सकता है, क्योंकि इनका मुख्य काम क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, द क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच इज मोस्ट अलाइंड विद। आपके पास हिंदी में देख लेते हैं। संयुक्त दिव्यांगता दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके साथ सबसे अधिक मेल खाता है? आपका पहला ऑप्शन है डायग्नोसिस स्पेसिफिक सेग्रेशन यानी कि निदान विशिष्ट पृथक्करण। दूसरा ऑप्शन है कॉमन बैरियर रिमूवल स्ट्रेटेजीज यानी कि सामान्य बाधा निवारण रणनीतियां।
तीसरा ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनल केयर यानी कि संस्थागत देखभाल। चौथा ऑप्शन है प्रमाणन आधारित योजना यानी कि सर्टिफिकेशन बेस्ड प्लानिंग। चलिए फटाफट इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, देखिए क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच जो है ये क्या है, सामान्य बाधा निवारण रणनीतियां हैं। जिसने भी फर्स्ट लगाया उसका गलत है। क्यों गलत है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच है विशेष शिक्षा और पुनर्वास का एक आधुनिक और प्रगतिशील नजरिया है। ठीक है, ये जो दृष्टिकोण है दिव्यांगों को उनके मेडिकल डायग्नोसिस, ठीक है, जैसे ब्लाइंडनेस है, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, या चलने में दिक्कत है किसी को, ठीक है, इनके आधार पर अलग अलग समूहों में बांटने के बजाय उनकी समस्याओं को शेयर करने यानी जो कॉमन बैरियर है उन पर ध्यान देता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो फोकस है वो सामान्य बाधा निवारण रणनीतियों पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेडिकल मॉडल फोकस डॉट 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 वेरियस द सोशल मॉडल फोकस ऑन डॉट डॉट डॉट। अब आपके पास ऑप्शन है, हिंदी में देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए, हिंदी में भी डिस्कस करूंगी। चिकित्सा मॉडल डॉट 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 पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि सामाजिक मॉडल डॉट 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 पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है बैरियर एंड ट्रीटमेंट पहला जो है। दूसरा ऑप्शन है मतलब बैरियर एंड ट्रीटमेंट हिंदी में बाधाओं और उपचार। दूसरा जो ऑप्शन है विकृति और बाधा मतलब पैथोलॉजी और बैरियर। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, विकृति परोपकार यानी कि पैथोलॉजी चैरिटी। चौथा जो ऑप्शन है राइट्स एंड पैथोलॉजी यानी कि अधिकार और विकृति। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो राइट आंसर क्या है इसका, बी है, यानी कि दूसरा है पैथोलॉजी और बैरियर यानी कि विकृति और बाधा। ठीक है, ये कैसे है देख लेते हैं। ये प्रश्न जो है विशेष शिक्षा के दो सबसे बुनियादी और अक्सर पूछे जाने वाले मॉडलों के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। देखिए चिकित्सा मॉडल जो है, ये मॉडल जो है दिव्यांगता को व्यक्ति के शरीर या मस्तिष्क की एक विकृति या कमी के रूप में देखता है, तभी तो ट्रीटमेंट करवाता है इसका, है ना। और इसमें ध्यान केवल किस पर होता है, बीमारी की पहचान और उसे ठीक करने या उसको ट्रीटमेंट करने पर होता है। इसमें व्यक्ति को एक रोगी माना जाता है जिसे समाज के अनुसार बदलने की जरूरत है। और जो दूसरा है सामाजिक मॉडल किस पर फोकस करता है, तो ये मॉडल मानता है कि व्यक्ति की शारीरिक स्थिति उसे दिव्यांग नहीं बनाती बल्कि समाज में मौजूद बाधाएं उसे दिव्यांग बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें ध्यान व्यक्ति को बदलने के बजाय इन्वायरमेंट को एक्सेसिबल बनाने पर होता है। भौतिक बाधाएं, भौतिक जैसे सीढ़ियां, सामाजिक जो होती है वो गलत सोच या संस्थागत नियम हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का है। ये क्या कहता है कि टीचर शुड कम्युनिकेट टू स्टूडेंट दैट एबिलिटी इज, यानी कि आप हिंदी में शिक्षणकर्ताओं को विद्यार्थियों को ये बताना चाहिए कि क्षमता पहला है अनियंत्रित यानी कि अनकंट्रोलेबल। दूसरा है स्थिर और अपरिवर्तनीय यानी कि फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल। तीसरा है वृद्धिक और विकास योग्य है यानी कि इंक्रीमेंटल एंड कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट। चौथा जो है इंटायरली डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर यानी कि पूरी तरह से बाहरी कारकों पर निर्भर। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो 3 है यानी कि सी थर्ड है। थर्ड क्या है, वृद्धिक और विकास योग्य है यानी कि इंक्रीमेंटल एंड कैपेबल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो प्रश्न है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कैरल जो इनका नाम है कैरल डवेक माइंडसेट सिद्धांत पर आधारित है। एक शिक्षक के रूप में छात्रों की जो क्षमता है के बारे में क्या बताना चाहिए, ये उनकी सीखने की प्रेरणा और आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसमें जो हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि विच स्कूल प्रैक्टिस मोस्ट डायरेक्टली सपोर्ट स्टूडेंट मेंटल वेलबींग, यानी कि कौन सी विद्यालयी प्रथा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सबसे सीधे तौर पर समर्थन देती है। आपके पास ऑप्शन है पहला इंक्रीजिंग इंस्ट्रक्शनल आवर्स, ठीक है, दूसरा यानी कि शिक्षण घंटों में वृद्धि करता है। दूसरा है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन पॉलिसीज यानी कि सख्त अनुशासन नीतियां। तीसरा जो है सेफ मीन्स फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन यानी कि
भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित प्रावधान। और चौथा जो है कॉम्पिटिटिव एकेडमिक रैंकिंग यानी कि प्रतिस्पर्धी शैक्षणिक श्रेणीबद्धता। चलिए फटाफट मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए मैं ही बता देती हूँ, इसका राइट आंसर क्या है, 3 है, यानी कि भावनात्मक अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित प्रावधान यानी कि सेफ मीन्स फॉर इमोशनल एक्सप्रेशन। जिसका भी पेपर है उसने अपना 1 नंबर बचा लिए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों का जो मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल वेलबींग है, उनकी सीखने की क्षमता जो है समग्र विकास से उसका गहरा संबंध है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो सबसे सटीक है, क्योंकि इमोशनल सेफ्टी, जब स्कूल में ऐसा वातावरण होता है जहाँ बच्चे बिना किसी डर में या मतलब बिना किसी डर में या श्रम में मतलब उनको शर्म नहीं आए अपनी भावनाओं को, जैसे गुस्सा, दुख या चिंता, उसको साझा कर सकें, तो वो मानसिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, सुरक्षित प्रावधानों में परामर्श, जैसे पीयर सपोर्ट या कक्षा में गतिविधियां शामिल हो सकती हैं जहां भावनाओं पर चर्चा की जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, तनाव कम होगा। अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें सही तरीके से व्यक्त करने से बच्चों में तनाव और मानसिक दबाव कम होता है। इससे उनकी जो स्टडी होती है वो क्या होती है, बेहतर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28, वो क्या कह रहा है कि early childhood is considered a sensitive period for language development primarily because, हिंदी में देख लेते हैं, आरंभिक बाल्यावस्था को भाषाई विकास के लिए एक संवेदनशील अवधि माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन देख लेते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग पीक अर्ली, दूसरा जो है न्यूरल पाथवे सपोर्टिंग कम्युनिकेशन आर हाईली एडॉप्टेबल, तीसरा ऑप्शन है इमोशनल मैच्योरिटी इज एक्वायर्ड बिफोर वर्बल एबिलिटी, चौथा है मेमोरी फंक्शन स्टेबलाइज परमानेंटली। हिंदी में देख लेते हैं, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता प्रारंभिक अवस्था में ही चरम पर पहुंच जाती है, दूसरा ऑप्शन है संप्रेषण में सहायता तंत्रिका तंत्र अत्यधिक अनुकूलीय होते हैं और अनुकूलनीय होते हैं, तीसरा है भावनात्मक क्षमता मौखिक क्षमता से पहले अर्जित होती है, और चौथा स्मृति कार्य स्थायी रूप से स्थिर हो जाते हैं। चलिए फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है सेकेंड, यानी कि न्यूरल पाथवे सपोर्टिव कम्युनिकेशन आर हाईली एडॉप्टेबल, यानी कि संप्रेषण में सहायक तंत्रिका तंत्र अत्यधिक अनुकूलनीय होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए अर्ली चाइल्डहुड जो है हमारा आरंभिक बाल्यावस्था जो है, ये इसको मतलब आरंभिक बाल्यावस्था को भाषाई विकास के लिए सेंसिटिव पीरियड माना जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण हमारे मस्तिष्क की बनावट में छुपा है। ठीक है, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी जो है, बचपन में हमारा मस्तिष्क जो है बहुत लचीला होता है, इसमें एक न्यूरल पाथवेज या तंत्रिका मार्ग बहुत तेजी से बनते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है। सेशन जो है वो क्या कह रहा है, वेल डिजाइंड स्कूल बिल्डिंग कैन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सपोर्ट सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। इसका जो रीजन है वो क्या कह रहा है, स्पेस द encouraging interaction movements and autonomy mediated peer relationship and student agencies। हिंदी में देख लेते हैं, कथन जो है वो क्या कह रहा है, अच्छी तरह से निर्मित डिजाइन किए गए स्कूल भवन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी के सामाजिक और भावनात्मक विकास में सहायता कर सकते हैं। कारण क्या है, ऐसे स्थान जो अंतःक्रिया गतिविधि स्वायत्ता को प्रोत्साहित करते हैं, सहकर्मी संबंधों और विद्यार्थी सक्रियता में मध्यस्थता करते हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। ठीक है, यानी कि पहला है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्यों, ये कथन बिल्कुल सही है। एक स्कूल की इमारत केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती, बल्कि वो एक शिक्षक, ठीक है, मानी जाती है, वो एक तीसरा शिक्षक मानी जाती है। ठीक है, थर्ड टीचर मानी जाती है। अच्छी रोशनी, ताजी हवा, बैठने की आरामदायक व्यवस्था बच्चों को के तनाव को कम करती हैं, उनके मूड को बेहतर बनाती हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। और इनडायरेक्टली खुले मैदान, साझा बैठने की जगह, समावेशी डिजाइन बच्चों की सुरक्षित और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे उनका सामाजिक विकास जो है वो अच्छा होता है। तो ये सही है। अब आर देख लेते हैं, कारण जो है रीजन, ये क्या कहता है, ये कारण भी पूरी तरीके से सही है, ए को स्पष्ट करता है। इसमें इंटरेक्शन की बात हुई, जब स्कूल में ऐसे कॉरिडोर
या कॉमन एरिया होते हैं जहाँ बच्चे आपस में बातचीत कर सकें, तो उनके सामाजिक कौशल जो है यानी कि सोशल स्किल्स जो है वो अच्छी डेवलप होती है। ठीक है। और ऑटोनॉमी एंड एजेंसी, यदि स्कूल का वातावरण ऐसा है जहाँ बच्चा खुद अपनी गतिविधियों का चुनाव कर सके, जैसे लाइब्रेरी में अपनी पसंद की जगह बैठाना मतलब बैठना, तो उसमें क्या होगा, उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कोमल हैज गॉट वेरी पुअर मार्क्स इन साइंस एंड फील्स दैट शी डज नॉट हैव द टेम्परामेंट टू डू साइंस, सी इज एट्रीब्यूटिंग हर फेलियर टू। अब आपके पास ऑप्शन है लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ एबिलिटी, तीसरा जो है लक, चौथा है टास्क डिफिकल्टी। अब आपके पास हिंदी में चलिए डिफाइन कर देती हूँ। कोमल को विज्ञान में बहुत कम अंक प्राप्त हुए और वो महसूस करती है कि उसमें विज्ञान करने की प्रकृति नहीं है। कोमल अपनी असफलता का आरोपण किस पर कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पर है आपके पास ऑप्शन प्रयास की कमी, दूसरा है क्षमता की कमी, तीसरा है किस्मत और चौथा है कार्य की कठिनाई। चलिए फटाफट इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टास्क डिफिकल्टी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या है, प्रयास की कमी। ठीक है। सॉरी, प्रयास की कमी नहीं, क्षमता की कमी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, टू, क्षमता की कमी। ठीक है। देखिए प्रश्न जो है इसमें क्या आरोप, वनार्ड वीनर के आरोपण सिद्धांत, ठीक है, एट्रीब्यूशन थ्योरी पर आधारित है। जब हम अपनी सफलता या असफलता का कोई कारण बताते हैं तो उसे आरोपण यानी एट्रीब्यूशन कहा जाता है। कोमल का कहना है कि मुझ में विज्ञान करने की प्रकृति नहीं यानी कि टेम्परामेंट नहीं, सीधे तौर पर उसकी अपनी क्षमताओं की ओर इशारा करना है। ठीक है। क्षमता की कमी, ये क्या है, एक इंटरनल और स्टेबल कारक है। जब कोई छात्र ये मान लेता है किसी विषय में पैदाइशी कमजोर है तो उसमें वो योग्यता ही नहीं है, वो अपनी असफलता का श्रेय अपनी क्षमता की कमी को देता है। कोमल का प्रकृति शब्द का उपयोग इसी ओर संकेत करता है। ठीक है। और प्रयास की कमी की बात करें, यदि कोमल कहती मैंने पढ़ाई ही नहीं की थी या मेहनत ही नहीं की थी तो वो प्रयास की कमी होती। ठीक है। किस्मत कहते, यदि कोमल कहती मेरी किस्मत खराब थी, तुक्के गलत लग गए, तो ये भाग्य आरोपण होता। ठीक है। ये एक बाहरी एक्सटर्नल कारक है। और कार्य कठिनाई, यदि कोमल कहती कि विज्ञान का पेपर बहुत कठिन था या सिलेबस बहुत मुश्किल था, वो कार्य की कठिनाई पर दोष मढ़ना होता। ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, टू होगा, यानी कि लैक ऑफ एबिलिटी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंटेम्प्रेरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंक्रीजली फ्रेम इक्विटी नॉट मेयरली एज ए स्क्रीन बट एज। ठीक है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म करिकुलम प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा है डिफरेंशियल रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन नीड, तीसरा है स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट बेंचमार्क, चौथा इक्वल फंडिंग अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूशन। हिंदी में, चलिए भाई हिंदी में भी देख लेते हैं, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। समकालीन राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां समता को केवल पहुंच के रूप में ही नहीं बल्कि निम्नलिखित रूप से परिभाषित करती हैं। आपका पहला ऑप्शन है एक समान पाठ्यक्रम निर्धारण, दूसरा ऑप्शन है आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का विभेदक आवंटन, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत मूल्यांकन मानदंड और चौथा है सभी संस्थानों में समान रूप से वित्त पोषण। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या है, देख ले पक्का। इसका राइट आंसर जो है वो टू है। ठीक है। डिफरेंशियल रिसोर्सेज एलोकेशन बेस्ड ऑन नीड्स, यानी कि आवश्यकता के आधार पर संसाधनों का विभेदक आवंटन। देखिए शिक्षा के संदर्भ में समता का मतलब ये नहीं है कि सबको एक जैसा, ठीक है, समानता का मतलब एक जैसा होता है, समता का मतलब होता है नीड बेस, यानी कि बल्कि इसका मतलब ये होता है जिसकी जैसी जरूरत वैसा सहारा दिया जाए ताकि सभी एक समान लेवल पर पहुंच पाए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्या कहता है, अंडर द आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अ चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इज एंटाइटल्ड टू। ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, पहला रिजर्वेशन ओनली ऑन हायर एजुकेशन, दूसरा है फ्री एजुकेशन टिल 18 ईयर्स ऑफ एज इन नेबरहुड स्कूल्स, दूसरा तीसरा जो है एडमिशन ओनली इन स्पेशल स्कूल, चौथा जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट विदाउट एजुकेशनल सपोर्ट। अब हिंदी में देख लेते हैं भाई, अब चिंता मत कीजिए,
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मानक दिव्यांगजन बच्चे को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है, पहला केवल उच्च शिक्षा में ही आरक्षण लागू, दूसरा पड़ोस के स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, केवल तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षा विद्यालयों में प्रवेश, और चौथा है शैक्षिक सहायता के बिना वित्तीय सहायता। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें है आपका दूसरा, फ्री एजुकेशन टिल 18 ईयर्स ऑफ एज इन नेबरहुड स्कूल, यानी कि पड़ोस के स्कूलों में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, देखिए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, ये कानून दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान करता है। शिक्षा के संबंध में इसकी धारा जो है 31 यानी सेक्शन 31 है 31, विशेष रूप से बेंचमार्क दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए अधिकारों का उल्लेख करती है। ठीक है, तो जिसमें एज लिमिट जो है, सामान्य बच्चों की शिक्षा का अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष तक है आरटीई के अनुसार, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए इससे बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष कर दिया है। ठीक है, पड़ोस का स्कूल अधिनियम ये सुनिश्चित करता है कि बच्चे को उसके घर के पास जो स्कूल है, ठीक है, स्कूल ही मतलब स्कूल में ही शिक्षा मिले ताकि उसे आने जाने में समस्या ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर्म्स द लीगल बेसिस ऑफ द राइट्स टू एजुकेशन एक्ट 2009। हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का कानूनी आधार कौन सा संवैधानिक प्रावधान पर आधारित है? पहला ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 21। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 21A, तीसरा ऑप्शन जो है आपका वो क्या है, आर्टिकल 45। ठीक है, और चौथा ऑप्शन जो है आर्टिकल 51A, यानी कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 45 और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 51A। चलिए फटाफट इसमें देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 21A, यानी कि अनुच्छेद 21A। देखिए भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मौलिक अधिकार बनाने के लिए एक लंबा सफर तय किया गया। ठीक है, ये संशोधन कब हुआ था? 86 में। ठीक है, कौन सा संशोधन था? 86वां। अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से संविधान जो है यानी कि आर्टिकल 21A जोड़ा गया, जिसमें ये घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 21A है। क्लियर है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है। चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन है, इंक्लूजन इज अ राइट बेस्ड अप्रोच रेदर देन अ चैरिटी मॉडल। रीजन जो है वो क्या कह रहा है? इंक्लूजन इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट बाय प्रोवाइडिंग आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन टू ऑल लर्नर्स। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दूसरा जो है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए। नेक्स्ट जो है ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। और जो लास्ट है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ठीक है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं। समावेशन एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण है, ना कि दान परोपकार केंद्रित मॉडल। कारण क्या कहता है? समावेशन सभी शिक्षार्थियों को समान निर्देश प्रदान करके समान व्यवहार सुनिश्चित करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ए और आर दोनों सही है, ए और आर की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर गलत है। चौथा जो है ए और आर दोनों गलत है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। राइट आंसर है 3, यानी कि ए सही है, आर गलत है। देखिए ए कथन जो है बिल्कुल सही है। चैरिटी मॉडल जो है पुराने समय में दिव्यांगता को दया के भाव से देखा जाता था। लोगों को लगता था कि उन पर हम एहसान कर रहे हैं, लेकिन राइट बेस्ड अप्रोच जो है आधुनिक समय में शिक्षा को एक अधिकार माना जाता है। समावेशन का मतलब है कि समाज और स्कूल की जिम्मेवारी है कि वे हर बच्चे के लिए बाधाओं को दूर करें। ये बच्चे पर कोई एहसान नहीं है बल्कि उसका हक है।
गलत क्यों है आर, ये देख लेते हैं, जो कारण है, रीजन है, वो क्यों गलत है। देखिए, आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन जो है एक समान निर्देश समावेशन का मतलब है सबको एक जैसा पढ़ाना। ठीक है। अ, अगर आप एक दृष्टिबाधित बच्चे और एक सामान्य बच्चे को एक जैसी ब्लैक बोर्ड वाली विधि से पढ़ाएंगे तो वो समावेश नहीं कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें काम क्या आता है, डिफरेंशियल, हम ये बोल सकते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन, यानी कि विभेदित निर्देश काम आता है। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास सामने स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, इन कंपैरिजन टू हर peer अनीता रियली स्ट्रगल विथ अ spelling of words, the teacher assists her on a different set of words, which curricular adaptive does this illustrate। आपके पास ऑप्शन है, पहला इसका फोल्डिंग, दूसरा है मॉडिफिकेशन, तीसरा है इनरिचमेंट और चौथा है एक्लरेशन। हिंदी में देख लेते हैं। अपने समकक्षियों की तुलना में अनीता को शब्दों की वर्तनी में काफी कठिनाई होती है। शिक्षक उसको अलग अलग शब्दों के गुट पर मूल्यांकन करते हैं। ये किस प्रकार की पाठचर्या का अनुकूलन दर्शाता है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, संशोधन, यानी कि मॉडिफिकेशन। क्यों, जब हम किसी बच्चे की सीखने की क्षमता को देखते हुए कैरिकुलम के स्तर या विषय वस्तु में, यानी व्हाट टू लर्न, यानी विषय वस्तु में ही बदलाव कर देते हैं तो हम उसे संशोधन कहते हैं। ठीक है। यहाँ अनीता को अपने साथियों की तुलना में अलग शब्दों पर परखा जा रहा है, इसका मतलब है कि उसके लिए सफलता के मानक जो है वो बदल दिए गए हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द सेंट्रल एम्स ऑफ एजुकेशन इज, यानी महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का केंद्रीय उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बचपन से ही बौद्धिक प्रोत्साहन और विशेषता, दूसरा ऑप्शन है शिल्प केंद्रित आत्मनिर्भरता को नैतिक विकास के साथ एकीकृत करना, तीसरा ऑप्शन है परंपराओं का विशुद्ध साहित्यिक और शास्त्रीय ज्ञान, चौथा जो है परीक्षाओं और नौकरियों में सफलता। ठीक है। देख लेते हैं इसका आपका पहला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ये देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है वो है टू, शिल्प केंद्रित आत्मनिर्भरता को नैतिक विकास के साथ एकीकृत करना। ठीक है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने नई तालीम का दर्शन, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि व्यक्ति का जो होलिस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी कि ऑलराउंड डेवलपमेंट करना था। इन्होंने 3H के सूत्र को समझाया था, हेड, हार्ट और हैंड। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, द एम ऑफ एजुकेशन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज प्राइमरली टू, अब हिंदी में देख लेते हैं, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है औद्योगिक विकास के लिए प्रतिस्पर्धी कार्यबल का उत्पादन करना, दूसरा है सांस्कृतिक परंपराओं के बिना किसी परिवर्तन के पालन को सुनिश्चित करना, चौथा है, तीसरा है आलोचनात्मक नागरिकता और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाना, चौथा जो है आर्थिक गतिशीलता के लिए व्यक्तिगत मुनाफे को अधिकतम करना। ठीक है। अब देख लेते हैं कि आपका राइट आंसर क्या है। तो आपका राइट आंसर जो है वो है थर्ड, यानी कि आलोचनात्मक नागरिकता और जिम्मेदारी को बढ़ाना। क्यों है, तो ये जो है एक लोकतंत्र केवल सरकार का रूप नहीं है, बल्कि साथ रहने का एक तरीका है। इसलिए यहाँ एजुकेशन का काम केवल मतलब मजदूर या क्लर्क बनाना नहीं है, बल्कि जागरूक नागरिक तैयार करना है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आलोचनात्मक नागरिकता वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का, जो कह रहे हैं कि मिश्रित प्रणाली शिक्षण शैक्षणिक दृष्टि से अलग है, क्योंकि ये है, यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग इज पेडागोजिकली डिस्टिंक्ट बिकॉज इट, अब यहाँ पर देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो सही विकल्प या राइट आंसर जो है वो हमारा टू है, प्रत्यक्ष शिक्षण को संरचित ऑनलाइन सहभागिता के साथ एकीकृत करना, यानी कि इंटीग्रेट फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन विद स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन एंगेजमेंट। ठीक है। देखिए, जो ब्लेंडेड लर्निंग है क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये एक शिक्षा का एक ऐसा आधुनिक तरीका है
जहां पुराने और नए दोनों तरीकों का मिश्रण होता है। इसमें छात्र स्कूल के में शिक्षक के सामने बैठकर भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ तकनीकी का उपयोग करके ऑनलाइन भी सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड क्या है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे सामने है, देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो कौन सा है, क्या कह रहा है। 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विश फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी कौन सा कथन औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच सबसे अच्छा अंतर बताता है। पहला ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा आकस्मिक होती है जबकि अनौपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध होती है। दूसरा ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा एक संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, अनौपचारिक शिक्षा संगठित लेकिन लचीली होती है। तीसरा ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा जीवन भर चलती है, अनौपचारिक शिक्षा आयुबद्ध होती है। और चौथा ऑप्शन है, औपचारिक शिक्षा में प्रमाणन शामिल नहीं होता है और अनौपचारिक शिक्षा में ये अनिवार्य होता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका राइट आंसर है 2, यानी कि औपचारिक शिक्षा एक संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है, अनौपचारिक शिक्षा संगठित लेकिन लचीली है। ठीक है, अब क्यों है, शिक्षा के 3 रूप होते हैं, औपचारिक, गैर औपचारिक यानी फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। परीक्षा की दृष्टि से इनके बीच अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विकल्प जो 2 है क्यों सही है। औपचारिक शिक्षा जो है ये स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा है, इसमें सब कुछ तय होता है, पाठ्यक्रम, समय सारणी, परीक्षा और शिक्षक, ये बहुत ही कठोर होती है। और जो नॉन फॉर्मल होती है ये भी संगठित होती है, जैसे दूरस्थ शिक्षा है, ओपन स्कूल है। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, इसमें अपनी गति और सुविधा के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभिकथन है, ए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा अनिवार्य है। इसका जो कारण है वो क्या कहता है, दिव्यांग बच्चों को केवल विशेष विद्यालयों में ही शिक्षित किया जाना चाहिए। अब देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 जो है दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा अनिवार्य करता है, ये सही है। ठीक है, दिव्यांग बच्चों को इसका जो अभिकथन है वो क्या है, सही है। अब कारण देख लेते हैं, दिव्यांग बच्चों को केवल विशेष विद्यालयों में ही शिक्षित किया जाना चाहिए, फिर तो इंक्लूजन नहीं होगा, है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, थर्ड होगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का, जो हमारे सामने स्क्रीन पर है। ये क्या कह रहा है, आई स्टूडेंट विथ इमोशनल डिस्टर्बेंस एग्जिबिट फ्रीक्वेंट एंगर आउटबर्स्ट, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट शुड प्रायोरिटाइज। आपका आपके ऑप्शन है, चलिए हिंदी में देख लेते हैं पहले। भावनात्मक रूप से विक्षिप्त छात्र क्रोध में बार बार प्रतिक्रिया करता है, प्रभावी कक्षा प्रबंधन में निम्नलिखित बात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आपके पास पहला ऑप्शन है सख्त बहिष्कार, दूसरा ऑप्शन है यानी कि स्ट्रिक्ट एक्सक्लूजन, दूसरा ऑप्शन है कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन यानी कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट, तीसरा ऑप्शन जो है सार्वजनिक निंदा, और चौथा ऑप्शन है शैक्षणिक कार्यभार में वृद्धि। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि कार्यात्मक व्यवहार मूल्यांकन यानी कि फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट। ठीक है, देखिए, जब किसी छात्र को इमोशनल डिस्टरबेंस होता है और वो क्रोधित हो जाता है, तो वो व्यवहार किसी न किसी उद्देश्य या कारण से जुड़ा होता है। इसलिए एफबीए एक समस्या समाधान प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य एक कारण को खोजना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन आर बेस्ट व्यूड एज। अब आपके पास ऑप्शन हिंदी में देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में अभिभावकों और पालकों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, पहला सेवा के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता के रूप में, दूसरा है सह शिक्षक और भागीदार के रूप में, तीसरा है केवल अवलोकनकर्ता के रूप में, और चौथा है प्रशासनिक सूचनादाता के रूप में। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर क्या है, सह शिक्षक और भागीदार के रूप में। कैसे,
तो समावेशी शिक्षा जो है केवल स्कूल की दीवारों के भीतर सीमित नहीं है, ये एक साझा प्रयास यानी कि कोलैबोरेटिव एफर्ट है। यहाँ माता पिता को केवल बाहरी लोग नहीं बल्कि शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 43 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बिकम डिसस्ट्रेस्ड ड्यूरिंग अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप टास्क, द मोस्ट डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी इज टू, हिंदी में देख लेते हैं, एक छात्रा जिसे स्वलीन क्रम विकार है असंरचित समूह कार्यों के दौरान परेशान हो जाता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त विकासात्मक रणनीति ये है कि बच्चे को सभी प्रकार के समूह कार्यों में स्थायी रूप से हटा दें। दूसरा ऑप्शन है दृश्यात्मक सारणी दें और संरचित भागीदारी की भूमिकाओं के अवसर प्रदान करें। तीसरा है सहनशीलता करने के लिए सहज परिवर्तनों को बढ़ाएं। चौथा है आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करने के लिए कष्टों को नजरअंदाज करें। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है दूसरा, यानी कि दृश्यात्मक सारणी दें और संरचित भागीदारी की भूमिकाओं के अवसर प्रदान करें। ठीक है, क्यों है तो ये देख लेते हैं। देखिए, ऑटिज्म वाले बच्चों को अक्सर अनसर्टनली से मतलब अनिश्चितता से बहुत घबराहट होती है। जब कोई कार्य अनस्ट्रक्चर्ड होता है तो उन्हें समझ नहीं आता उनकी क्या अपेक्षा होती है, मतलब उनसे क्या अपेक्षा की जा रही है कि जिससे वे संकट में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 44 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि असर्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इज वन टाइम एक्टिवली, रीजन जो है वो क्या कह रहा है कि न्यू पेडागोजिकली इनोवेशन माइट कम अप फ्रॉम टाइम टू टाइम बट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड नॉट एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, आपके हिंदी में देख लेते हैं। कथन कह रहा है कि अवसंरचना नियोजन एक बार की गतिविधि है। ठीक है, और कारण क्या कह रहे हैं, समय समय पर शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों में नवाचार आ सकता है परंतु असंरचना को बदला नहीं जा सकता और बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। राइट आंसर है ए और आर दोनों गलत है, यानी कि 4। ठीक है, क्योंकि देखिए जो पहले हम असर्शन देखेंगे कथन ये कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करें तो स्कूल की जो संरचना होती है मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का नियोजन होता है, एक बार की गतिविधि नहीं है। जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती है, तकनीकी बदलती है या सुरक्षा के नए मानक आते हैं, बुनियादी ढांचे में बदलाव आ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें कारण की, तो फ्लेक्सिबिलिटी ये कहना कि बुनियादी ढांचे को बदला नहीं जा सकता और बदलना नहीं चाहिए शिक्षा के आधुनिक सिद्धांतों के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए ये जो कथन और कारण है दोनों गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 स्कूली शिक्षा को मुख्य रूप से इस प्रकार पुनर्भाषित करती है। पहला ऑप्शन है परीक्षाओं के लिए सामग्री का प्रसारण, दूसरा है संज्ञानात्मक सामाजिक नैतिक रचनात्मक क्षमताओं का समग्र विकास, तीसरा है व्यवसायिक तैयारी का एक साधन, चौथा है विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिए तैयारी। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर क्या है, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर है वो देख। इसका जो राइट आंसर है वो है 2, संज्ञानात्मक सामाजिक नैतिक और रचनात्मक क्षमताओं को का समग्र विकास। ठीक है, देखिए एनईपी 2020 के अनुसार पुराने ढर्रे मतलब जो रट्टा मारना और केवल परीक्षा पास करना वो पूरी तरह बदल देती है। ये शिक्षा को एक प्रक्रिया मानती है जो बच्चे को एक पूर्ण इंसान बनाता है। ठीक है, मतलब उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फासाइज्ड, हिंदी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया। पहला ऑप्शन है शिक्षा के विस्तार की एकमात्र रणनीति के रूप में निजीकरण, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तीसरा ऑप्शन है नामीकरण और पृथक्करण को महत्ता, चौथा ऑप्शन है शिक्षकों की जगह प्रौद्योगिकी का उपयोग। चलिए देख लेते हैं हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है। तो राइट आंसर है हमारा सेकंड, यानी कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति
1986 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक माइलस्टोन है। इसने शिक्षा में असमानताओं को दूर करने और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने पर ध्यान दिया। ठीक है। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में 1987 में एनपीई मतलब 1986 के परिणाम स्वरूप शुरू की गई एक क्रांतिकारी योजना। देश के सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यकताएं सुविधाएं प्रदान की गई। इसमें कम से कम 2 बड़े कमरे, खिलौने, ब्लैक बोर्ड, नक्शे, चार्ट, अन्य शिक्षण सामग्री सुनिश्चित की गई थी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस एजुकेशन डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल एजुकेशन प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ। हिंदी में बात करें तो दूरस्थ शिक्षा पारंपरिक शिक्षा से मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों में भिन्न है। आपका ऑप्शन है पहला, मूल्यांकन तंत्रों का अभाव। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थी के संप्रेषण में स्थान और या समय के अनुरूप। तीसरा ऑप्शन है संरचित पाठ्यक्रम का अभाव। चौथा है शैक्षणिक मानकों का उन्मूलन। चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 है। ठीक है। शिक्षक और शिक्षार्थी के संप्रेषण में स्थान और ऑब्लिगिया समय के अनुरूप। ठीक है। देखिए जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसका बुनियादी मुख्य जो है यानी दूरस्थ शिक्षा का सबसे बुनियादी और मुख्य अंतर दूरी है, जो केवल फिजिकल नहीं बल्कि समय के संदर्भ में भी हो सकती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर बेस्ट कैरेक्टराइज्ड मोंटेसरी अप्रोच, यानी कि कौन सी विशेषता मोंटेसरी पद्धति का सबसे अच्छा वर्णन करती है। तो आपके पास ऑप्शन है पहला, व्याख्यानों के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्देश। दूसरा जो है वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई सामग्रियों के साथ स्वनिर्देशित गतिविधियां। तीसरा जो है सख्त बाह्य अनुशासन। और चौथा जो है यूनिफॉर्म कैरिकुलम पेसिंग है। इसमें हिंदी का ऑप्शन शायद कट गया है। ठीक है। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी विथ साइंटिफिकली डिजाइंड मटेरियल्स, यानी कि वैज्ञानिक रूप से तैयार की गई सामग्रियों के साथ स्वनिर्देशित गतिविधि। ठीक है। क्यों है तो ये देख लेते हैं। देखिए मॉन्टेसरी पद्धति जो है इसको किसने विकसित किया था? मौर्य मॉन्टेसरी ने। स्व शिक्षक के विचारों पर आधारित है। इनका मानना है कि बच्चा जन्म से ही सीखने के लिए उत्सुक होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इम्फेसाइज, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन में निम्नलिखित पर जोर दिया गया। ठीक है। पहला ऑप्शन है शारीरिक मानसिक व्यक्तित्व आयामों का समग्र विकास। दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक परिवेश में सीखना जिससे रचनात्मक और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। तीसरा ऑप्शन है शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य औद्योगिक दक्षता। चौथा ऑप्शन है शिल्प केंद्रित आत्मनिर्भरता को नैतिक विकास के साथ एकीकृत करना। चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसमें देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि प्राकृतिक परिवेश में सीखना जिससे रचनात्मकता और स्वतंत्रता को बढ़ावा मिले। ठीक है। टैगोर एक प्रकृतिवादी थे। ठीक है। नेचुरलिस्ट थे। इनका मानना था कि बच्चे का सबसे अच्छा विकास चार दीवारों के भीतर नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में होता है। ठीक है। तो इन्होंने नेचुरल सराउंडिंग यानी टैगोर का प्रसिद्ध कथन है प्रकृति महान शिक्षक है। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की इसी उद्देश्य से की थी कि बच्चे पेड़ों के नीचे बैठकर खुले वातावरण में सीखे। वो मानते थे कि बच्चे जो है प्रकृति बच्चे के मन और आत्मा के बीच तालमेल बिठाती है। ठीक है। और यहाँ पर बात की है फ्रीडम और क्रिएटिविटी की, तो टैगोर के अनुसार शिक्षा का मतलब केवल जानकारी थोपना नहीं है बल्कि बच्चे की स्वाभाविक रचनात्मकता को जगाना है। ठीक है। उन्होंने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता देने की वकालत की ताकि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार कला संगीत साहित्य के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त कर सके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री अरबिंदो व्यूज एजुकेशन एज। आपके हिंदी में देख लेते हैं। श्री अरविंदो शिक्षा को किस प्रकार देखते हैं? पहला ऑप्शन है बच्चे पर थोपा गया बाहरी अनुशासन। दूसरा ऑप्शन है सफल रोजगार के लिए तैयारी। तीसरा ऑप्शन है
शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों का समग्र विकास। चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत का यांत्रिक संचरण। देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, सॉरी शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आयामों का समग्र विकास। ठीक है। क्यों है देखिए यहाँ अगर हम बात करें श्री अरबिंदो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना या रोजगार के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि व्यक्ति के भीतर छिपी हुई जो दैवीय शक्ति है उसको बाहर लाना। उन्होंने शिक्षा के 5 मुख्य आयाम जोड़े थे। शारीरिक, ठीक है, प्राणिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, ये सारे ये जो 5 आयाम हैं ये किसने दिए थे, श्री अरबिंदो जी ने दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक 9 वर्षीय छात्र मात्रा के संरक्षण को समझाता है, समझता है, लेकिन अमूर्त परिकल्पनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करता है। ये सबसे सटीक रूप से क्या दर्शाता है। आपके का ऑप्शन है पहला औपचारिक परिचालन तर्क, दूसरा ऑप्शन है ठोस परिचालनात्मक सोच, तीसरा ऑप्शन है संवेदी मोटर सीमा, चौथा ऑप्शन है पूर्व संचालनात्मक आत्म केंद्रितता। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो मैं बता देती हूँ इसका राइट आंसर है 2, यानी कि ठोस परिचालनात्मक, ठोस यानी सोच, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। इंग्लिश कितनी अच्छी है, हिंदी सर दर्द करवाती है ना। चलिए देख लेते हैं क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं किसकी है, जीन प्याजे जी की है। ठीक है, 9 वर्षीय छात्र इसी अवस्था के अंतर्गत आता है। इस चरण की मुख्य विशेषता जो है प्रश्न से मेल खाती है। संरक्षण पढ़ा था आप लोगों ने। इस उम्र में बच्चा ये समझ जाता है कि यदि किसी वस्तु की आकृति दी जाए, जैसे गिलास से चौड़े कटोरे में पानी डालना, तो भी उसकी मात्रा उतनी ही होती है। तो बच्चा तर्क तो कर सकता है, लेकिन उसका तर्क ठोस वस्तुओं या उन स्थितियों तक सीमित होता है जिन्हें वो देखकर अनुभव कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 जैसी समकालीन शैक्षिक नीतियां इस बात पर जोर देती हैं कि अधिगम निम्नलिखित प्रकार का होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वेदन उन्मुख, दूसरा ऑप्शन है अनुभवात्मक, तीसरा है व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित, चौथा है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। यानी कि इंग्लिश में देख लेते हैं, कंटेम्परेरी एजुकेशनल पॉलिसी सच एज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 emphasize the learning should be drill oriented, experiential, behaviorist in approach और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक। चलिए देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सपीरियंशियल। ठीक है, यानी कि अनुभवात्मक। देखिए एनईपी 2020 का लक्ष्य जो है शिक्षा को रोट लर्निंग से हटाकर, यानी कि रटने से हटाकर लर्निंग टू लर्न पर ले जाना है। यानी कि अनुभवात्मक शिक्षा का अर्थ है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 operationalize which broader कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस व्यापक संवैधानिक दृष्टिकोण को क्रियान्वित करता है। ठीक है, अब आपका ऑप्शन है पहला भारत भर में एक समान केंद्रीकृत पाठ्यक्रम, दूसरा है शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो गरिमा और समानता से जुड़ा है, तीसरा ऑप्शन है स्कूली शिक्षा का निजीकरण, चौथा ऑप्शन है अनिवार्य उच्च शिक्षा। अब देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट लिंक्ड टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, यानी कि सेकेंड, यानी कि शिक्षा का मौलिक अधिकार जो गरिमा और समानता से जुड़ा है। देखिए आरटीई एक्ट जो 2009 में आया, ये जो एक्ट है केवल एक कानून नहीं है, बल्कि ये हमारे संविधान के उस सपने को पूरा करता है जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो गरिमा और समानता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत स्कूलों पर कौन सी दायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। आपका ऑप्शन है पहला सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम,
दूसरा ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार यथोचित संयोजन की व्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में छूट। चौथा ऑप्शन है सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग अलग कक्ष हैं। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो राइट आंसर क्या है? सेकंड। ठीक है, यानी कि प्रोविजन ऑफ रीजनेबल एकोमोडेशन एज पर लर्नर। यानी हिंदी में बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा जो है 16, यानी कि सेक्शन जो है 16 में विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन को धरातल पर उतारना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5+3+3 फिर से देख लीजिए। द 5+3+3+4 कैरिकुलर डिजाइन इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज पेडागोजिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। आपके पास ऑप्शन, पहले हिंदी देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का पाठ्यक्रम प्रारूप शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये, अब आपके पास पहला ऑप्शन है प्रशासनिक सुविधा को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक वर्षों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। तीसरा है कुल शिक्षण घंटों को कम करता है। चौथा है व्यवसायिक शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को अलग अलग अहमियत देता है। अब देख लेते हैं आपका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, यानी कि पूर्व प्राथमिक वर्षों को औपचारिक स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग मानता है। देखिए एनईपी 2020 ने पुरानी 10+2 वाली व्यवस्था को बदलकर 5+3+3+4 का नया शैक्षणिक ढांचा पेश किया है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि ये है कि इसने ईसीसीई यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मुख्य धारा की स्कूली शिक्षा में शामिल कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिकथन ए, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समावेशन के लिए चिंतनशील अभ्यास को शामिल किया जाना चाहिए। कारण जो है समावेशिता के लिए शिक्षकों को स्वयं पूर्वाग्रहों और आचरण पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना आवश्यक है। चलिए अब इसका सही विकल्प देख लेते हैं। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? सही विकल्प है इसका पहला, ए और आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्यों? अब ये देख लेते हैं। तो देखिए शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे बीएड स्पेशल एजुकेशन, डीएड स्पेशल एजुकेशन में चिंतनशील अभ्यास रिफ्लेक्टिव का होना अनिवार्य है। ठीक है, मतलब जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसमें चिंतनशील अभ्यास का होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि एक शिक्षक केवल पढ़ाए ही नहीं बल्कि पढ़ाने के बाद सोचे कि क्या आज मैंने हर बच्चे की जरूरत पूरी की, क्या किसी दिव्यांग बच्चे को समझने में मुझे मुश्किल हुई। समावेशी शिक्षा कोई एक तय फॉर्मूला नहीं है, ये हर बच्चे के साथ बदलती है। इसलिए शिक्षक का चिंतनशील होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? यूनिवर्सल असर्शन है इसका, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग यानी यूडीएल इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन रेट्रोफाइड एकोमोडेशन। ठीक है, रीजन क्या कह रहा है? यूडीएल इग्नोर्स लर्नर्स वेरिएबली एट द प्लानिंग स्टेज एंड अकॉर्डिंगली स्टैंडर्डाइज्ड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। अभिकथन सीखने के सार्वभौमिक अभिकल्प से पुनर्निर्मित समायोजन पर निर्भरता बढ़ जाती है। कारण जो है सीखने को सार्वभौमिक अभिकल्प शिक्षार्थियों की विविधता को नकारता है और तदनुसार मानकीकृत शिक्षा निर्देश प्रदान करता है। विकल्प देखते लेते हैं इसका कि सही विकल्प क्या है। तो देखिए इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? 4 है। ए और आर दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? तो ये देख लेते हैं। देखिए पहले हम कारण की बात करेंगे। यूडीएल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुनर्निर्मित या बाद में जोड़े गए समायोजनों पर निर्भरता को कम करना, ना कि बढ़ाना है। ठीक है, और सक्रिय दृष्टिकोण दर्शाता है। ये पारंपरिक क्लासरूम में शिक्षक पहले पढ़ाता है फिर किसी दिव्यांग बच्चे के लिए अलग से बदलाव करता है। इसके विपरीत यूडीएल पाठ्यक्रम को शुरू से इतना लचीला बनाता है कि बाद में किसी विशेष
बदलाव की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, कारण की बात करें तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। विविधता का सम्मान, इसमें यूडीएल का जो वो ढांचा है शिक्षार्थियों की विविधता की नींव पर टिका हुआ है। ठीक है, ये मानता है कि औसत छात्र एक कल्पना मात्र और हर दिमाग अलग तरह से सीखता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर का, जो क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन के उपयुक्त उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आपका वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रारूप, दूसरा है विस्तारित समयावधि, तीसरा है पाठचर्या मानकों का स्तर कम करना, और चौथा है सहायक प्रौद्योगिकी। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, यानी कि वन और टू और फोर। क्यों है, देखिए विशेष शिक्षा में समायोजन का अर्थ उन बदलावों से है जो प्रभावित करते हैं कि छात्र जानकारी को मतलब छात्र जानकारी तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, और अपना ज्ञान कैसे प्रदर्शित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समायोजन क्या सीखा जा रहा है उसके मानकों को नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो पहला है वो क्या है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया का प्रारूप। ये एक समायोजन है। यदि कोई छात्र लिख नहीं सकता तो वो बोलकर या टाइप करके उत्तर दे सकता है। यहाँ परीक्षा का स्तर वही है, बस उत्तर देने का तरीका बदला जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या कहता है, एक्सटेंडेड टाइम, यानी कि विस्तारित समयावधि। ये एक प्रसिद्ध समायोजन है। छात्र को वही पेपर हल करने के लिए अधिक समय दिया जाता है, या ये सीखने के मानकों को कम नहीं करता बल्कि छात्र को अपनी गति से काम करने का अवसर देता है। ठीक है, और फिर फोर्थ है वो क्या कह रहा है कि सहायक प्रौद्योगिकी, यानी एक भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। ये भी एक समायोजन है। स्क्रीन रीडर, ब्रेल, कीबोर्ड या व्हीलचेयर का उपयोग करना छात्र को उसी पाठ्यक्रम तक पहुंचने में मदद करता है जो अन्य छात्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो थर्ड है वो क्या करता है, पाठचर्या मानकों का स्तर कम करने की बात की है। ठीक है, यानी कि रिड्यूस करिकुलम स्टैंडर्ड। समायोजन नहीं, ये समायोजन नहीं बल्कि संशोधन है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, समायोजन नहीं है बल्कि संशोधन है। ठीक है, जब हम छात्रों के लिए पाठ्यक्रम को आसान बना देते हैं या उससे कम उम्मीदें रखते हैं, तो हम क्या सीखा जाना चाहिए उसे बदल रहे होते हैं, या संशोधन की, ये क्या होता है, संशोधन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि सेशन देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स कैरिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन इसका क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड कैरिकुलम इंश्योर इक्वालिटी फॉर ऑल लर्नर। अभिकथन देख लेते हैं हिंदी में। समावेशी शिक्षा के लिए पाठचर्या का लचीलापन होना आवश्यक है। कारण जो है, मानक पाठचर्या सभी शिक्षार्थियों के लिए समानता सुनिश्चित करती है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो है इसका क्या है, तीसरा है, यानी कि ए सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है, देखिए अगर हम इसके कथन की बात करें, असर्शन की बात करें, तो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन क्यों जरूरी है। समावेशी शिक्षा का मतलब है एक ही छत के नीचे अलग अलग क्षमताओं, उनका जो बैकग्राउंड होता है, और जरूरत वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे की सीखने की गति तरीका अलग होता है, इसलिए पाठ्यक्रम को कठोर नहीं बल्कि लचीला होना चाहिए, ताकि उसे बच्चे की जरूरत के हिसाब से ढाला जाना चाहिए। ठीक है, कारण गलत क्यों है ये देख लेते हैं। तो मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड बनाम समता। मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब है सबके लिए एक जैसा, और समानता तो ला सकता है, मतलब लेकिन समता नहीं, इक्विटी नहीं ला सकता है। ठीक है, समता का अर्थ क्या होता है, बच्चे को वो देना जिसे उसे सफल होने के लिए जरूरत हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व वेरिएशन इन। अब आपके पास ऑप्शन है, पहला विभेदित शिक्षण में किसकी भिन्नता या विविधता शामिल है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु की, दूसरा है प्रक्रिया की, तीसरा है अधिगम के उद्देश्य की, और चौथा है कक्षा कक्ष में सीखने के का परिवेश की। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर है। ठीक है,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे हैं। क्यों है तो ये देख लेते हैं। देखिए, विभेदित शिक्षण का अर्थ होता है एक ही क्लास में अलग अलग तरह से सीखने वाले बच्चों की जरूरतों के हिसाब से शिक्षण पद्धति को बदलना। ठीक है, चूंकि ये क्लियर हो गया। ठीक है, आपकी मतलब स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है जो स्लाइड है, ये जो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, स्पेशल एजुकेशन से, इसलिए यहाँ विभेदीकरण का दायरा और भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक हो गया है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व करूं। और हाँ, अभी तक की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, जितनी भी चीज़ें सीखी है, अगर आपके लिए मेरा कैरिकुलम इफेक्टिव रहा, मेरा पढ़ाना सही लगा आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप आगे बढ़ते रहिए और ऑल द बेस्ट आपके इंटरव्यू के लिए। बहुत मैं यही कामना करती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाएं और केवीएस के टीचर बन जाएं। बाय।